यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। इस पे टोटल 150 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है, हूण किस क्षेत्र की खानाबदोश जाति थी? तो मध्य एशिया की थी। हूणों की कितनी शाखाएं थी? तो 2 शाखाएं थी, एक पश्चिम की और एक पूर्व की। तो पश्चिम वाला जो है वो चला गया रोम में विजय करने, और पूर्वी वाला जो है भारत में आया। हूणों की पूर्वी शाखा ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 5वीं शताब्दी में किया। भारत पर हूणों का पहला आक्रमण कब हुआ? तो 455 ईस्वी में हुआ। हूणों के पहले आक्रमण को किसने रोका? तो स्कंदगुप्त ने रोका, जो कि उसके अभिलेख में भी इसकी जानकारी मिलती है। हूण आक्रमण का गुप्त अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, यानी कि मुद्रा का जो क्वालिटी था वो उसमें क्षय होने लगा और मुद्रा की क्वालिटी गिरती गई, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई थी। तोड़मान कब मालवा का शासक बना? तो 500 ईस्वी में बना था। एरन के वराह प्रतिमा अभिलेख में किसका उल्लेख है? तो तोरमान का उल्लेख है। तोरमान की अधीनता किसने स्वीकार की थी? तो एरन के धन्य विष्णु ने स्वीकार की थी। तोरमान के सिक्के किस धातु के मिले? तो तांबा और चांदी के मिले हैं, सोने के नहीं मिले। तोरमान की रजत मुद्राओं पर कौन सी उपाधि मिलती है? तो शाही जौबल की मिलती है। और ये जो जौबल शब्द का क्या अर्थ है? तो जौबल शब्द का अर्थ सामंत है, और जो शाही था उसका अर्थ था कुषाण। जैन ग्रंथ कुबलय माला के अनुसार तोड़मान की राजधानी कहाँ थी? तो पवैया में थी। तोड़मान को किसने जैन धर्म में दीक्षित किया था? तो हरिगुप्त ने किया था। मिहिर कुल किसका पुत्र था? तो तोड़मान का ही पुत्र था मिहिर कुल। मिहिर कुल को किसने पराजित किया था? तो यशोधर्मा और नरसिंहगुप्त ने। लेकिन बाद में फिर नरसिंहगुप्त जो है उसने अपनी माँ के कहने पे इसे छोड़ दिया था। हुएन सांग के अनुसार मिहिर कुल के साथ क्या हुआ? बंदी बनाया गया और फिर छोड़ दिया गया। मिहिर कुल कौन से मत का अनुयायी था? तो वो शैव मत का अनुयायी था। मिहिर कुल ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो सूर्य मंदिर बनवाया था। मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार मिहिर कुल ने किसे छोड़ किसी को नमन नहीं किया, यानी किसे, मतलब कि सिर्फ एकमात्र इंसान, एकमात्र भगवान जिसको उसने नमन किया था तो वो शिव था। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो वासुल ने की थी। मिहिर कुल को दुष्टों में प्रथम किसने कहा? तो जैन लेखकों ने कहा। कल्हण ने मिहिर कुल को क्या कहा है? तो विनाश का देवता कहा है। हूणों ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो संस्कृत को, ताकि वो लोग, मतलब संस्कृत को इसलिए वो लोग अपनाए थे ताकि भारत में आसानी से आत्मसातीकरण कर सके। हूणों के आक्रमण से व्यापार किस दिशा में स्थानांतरित हुआ? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ, क्योंकि मध्य एशिया के साथ व्यापार जो है वो लोग बाधित कर दिए थे। मैत्रक वंश की स्थापना किसने की थी? तो भट्टारक ने की थी। मैत्रक शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो वल्लभी में थी। वल्लभी विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के लिए। किस चीनी यात्री ने वल्लभी की प्रशंसा की थी? तो इत्सिंग ने की थी। इत्सिंग के अनुसार वल्लभी विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय के समकक्ष था, यानी कि किसके जैसा था? तो नालंदा जैसा था। मैत्रक शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। मौखरी वंश का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो कन्नौज था। कन्नौज में ही मौखरी वंश शासन करता था। मौखरियों ने किसके विरुद्ध शक्ति अर्जित की थी? तो गुप्तों के विरुद्ध शक्ति अर्जित की थी। जब गुप्त जो है पतन हो गया था तो उसके बाद जो है ये लोग गुप्तों के खिलाफ ही शक्ति अर्जित की थी। मौखरियों की राजकीय मुद्रा कौन सी थी? तो ताम्र मुद्रा थी। मौखरी वंश के किस शासक ने हूणों को हराया? तो ईशान वर्मा ने हराया था। मौखरियों के साथ वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किए? तो वर्धन वंश ने किए। वर्धन यानी कि हर्षवर्धन वाला वर्धन, पुष्यभूति वंश। उत्तर गुप्तों का अंतिम प्रमुख शासक कौन था? तो आदित्य सेन था, उत्तर गुप्तों का। आदित्य सेन की उपाधि क्या थी? तो परम भागवत थी। उत्तर गुप्तों की मुद्रा किस धातु की थी? तो तांबा की थी। उत्तर गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कृष्ण गुप्त था। उत्तर गुप्तों ने शासन कहाँ से किया? तो मगध से किया। बंगाल में किस शक्तिशाली वंश का उदय हुआ था? तो गौड़ वंश का उदय हुआ था। गौड़ वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो शशांक था। शशांक की राजधानी कहाँ थी? तो कर्ण सुवर्ण थी। शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव का था।
शशांक ने किस बौद्ध स्मारक को नष्ट करवाया था? उसने बोध गया स्मारक को नष्ट करवा दिया था, और जो बोधि वृक्ष था उसको भी काट के फेंकवा दिया था। हर्षवर्धन ने किसके विरुद्ध शशांक का साथ दिया था? तो देवगुप्त के खिलाफ जो है उसने, नहीं ये गलती लिख दिया। हर्षवर्धन ने क्या किया था कि जब देवगुप्त ने हर्षवर्धन के जो भाई थे राजवर्धन, उनकी हत्या कर दी थी, तो उसके बाद वो गए थे, सॉरी मैं शुरू से बताता हूँ। पहले क्या हुआ कि जो हर्षवर्धन का बहनोई था, यानी राजवर्धन हर्षवर्धन दोनों भाई हैं, उसका जो बहनोई है यानी उसकी बहन राजश्री का पति ग्रह वर्मा, उसकी हत्या कर दी देवगुप्त ने। देवगुप्त क्या है? उत्तर गुप्त का एक सम्राट है। उसके बाद जब देवगुप्त ने उसकी हत्या कर दी तो हर्षवर्धन का जो भाई था राजवर्धन, उस समय वो शासक था, तो वो आके पहले देवगुप्त को मार दिया, लेकिन फिर शशांक जो है उसने धोखे से उसको अपने शिविर में बुला के उसकी हत्या कर दी राजवर्धन की। उसके बाद इस बात की जब जानकारी हर्षवर्धन को मिलती है तो फिर हर्षवर्धन जो है वो राजा बनता है, फिर जाता है शशांक को हराता है। तो ये था स्टोरी। वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखो यहाँ पर अगर पुष्यभूति होता तो फिर हम पुष्यभूति मारते हैं, लेकिन पुष्यभूति नहीं है तो हम नरवर्धन ही मारेंगे। प्रभाकर वर्धन किस पद पर आसीन था? तो उपारिक महाराज पे था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोमती था। वैसे देखो इस चीज में थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन भी है, क्योंकि आर्या में तो यही दिया हुआ है कि नरवर्धन था, लेकिन कितने जगह प्रभाकर वर्धन भी दिया गया, तो इस चीज को कंफर्म कर लेना एक बार। हर्षवर्धन का बड़ा भाई कौन था? तो राजवर्धन था। राजवर्धन ने किसे हराकर भानु का प्रतिशोध लिया था? तो देवगुप्त को हराकर फिर उसको मार के जो है प्रतिशोध लिया था। राजवर्धन की मृत्यु किसके हाथों हुई? तो शशांक के हाथों हुई। हर्ष के सेनापति और मित्र का नाम क्या था? तो भंडी था। हर्ष के शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो 606 ईस्वी में हुई थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो पहले थानेश्वर ही थी। दक्षिण भारत में हर्ष की सैन्य सफलता को किसने रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका, जिसका वर्णन जो है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से था? तो चालुक्य वंश से था। पुलकेशिन और हर्ष के युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो एहोल अभिलेख में। हर्ष ने पश्चिमी भारत में किस हूण शासक को हराया था? तो मिहिर कुल को हराया था। हर्ष की धार्मिक नीति कैसी थी? तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, क्योंकि पहले वो शिव और सूर्य की भी पूजा करता था और बाद में बौद्ध धर्म को भी अपनाने लगा था। हर्षवर्धन का प्रारंभिक धर्म क्या था? तो शैव था। हर्ष का गुरु कौन था? तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मतलब एक तरह से कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें जो है शीलभद्र आंसर दिया गया है, लेकिन शीलभद्र क्या थे? शीलभद्र जो है ह्वेनसांग के टाइम पे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो यहाँ पर एक तरह से शीलभद्र को माना जा सकता है आंसर। ह्वेनसांग किस शासक के काल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के काल में आया। ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो 630 ईस्वी में आया था। 629 में चीन से निकला, 630 में यहाँ पहुंचा। ह्वेनसांग की भारत यात्रा कितने वर्षों तक रही थी? तो 15 वर्षों तक रही थी। 15, अगर 16 होता तो 16 मारते। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा का विवरण किस ग्रंथ में लिखा? तो सीयूकी में लिखा। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नालंदा में ह्वेनसांग के गुरु कौन थे? तो शीलभद्र जो है वो बताया मैंने कुलपति थे, यानी क्या बोलते हैं, चांसलर। हर्ष की सभा किस स्थान पर, यानी कि हर्ष की जो धार्मिक महासभा थी वो किस स्थान पर आयोजित होती थी? जो प्रयाग में वो करता था। तो प्रयाग में जो करता था उसे कहा जाता था महामोक्ष परिषद, जो कि हर 5 साल पे वो करता था। और उसके छठा महामोक्ष परिषद, उसमें ह्वेनसांग ने भी भाग लिया था, तो प्रयाग में होता था। हर्ष की सभा कितने वर्षों में होती थी? तो प्रत्येक 5 वर्ष में होती थी। प्रयाग महाधिवेशन कितने दिन चला था? तो 75 दिन तक चला था। हर्षवर्धन द्वारा किया गया अंतिम दान किसे दिया गया था? तो ह्वेनसांग को दिया गया था। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने किस धर्म के लिए कई विहार बनवाए? तो बौद्ध धर्म के लिए बनवाए थे। हर्ष के शासन काल को किस युग का अंतिम महान युग माना जाता है? तो प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट भी जो है हर्ष को ही माना जाता है। हर्षवर्धन किस भाषा का विद्वान था? तो संस्कृत का था। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटकों की संख्या कितनी है? तो हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। निम्न में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन की रचना नहीं है? तो देखो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद तो है, और मालविकाग्नि मित्रम नहीं है, क्योंकि ये जो है कालिदास का है। हर्ष के नाटकों का विषय मुख्यतः क्या था? तो प्रेम और भक्ति था। हर्ष का सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन सा माना जाता है? तो नागानंद माना जाता है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की।
हर्षचरित ग्रंथ किसने लिखा? तो बाण भट्ट ने लिखा। हर्षचरित किस शैली में लिखा गया है? तो गद्य शैली में लिखा गया है। हर्ष के काल में प्रयाग सम्मेलन में मुख्यतः किसे दान दिया जाता था? तो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। हुएन के अनुसार हर्ष ने कुल संपत्ति का कितना भाग दान दिया? तो हुएन बोलता है कि मतलब एक तो वो थोड़ा सा इसमें डिप्लोमेटिक बोलना पैराडॉक्सिकल भी लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, कि वो तो बोलता है पूरा का कर दिया था, या हो सकता है कि इसमें आंसर गलत हो, लेकिन यहाँ पूरा दिया गया है, हो भी सकता है भाई। हर्ष के प्रशासन में किस पदाधिकारी को गांव का प्रमुख माना जाता था? तो ग्रामिक को माना जाता था। हर्ष के शासन में किस अधिकारी का कार्य लेखा जोखा रखना था? तो पुस्तकपाल का था। हर्षकालीन प्रशासन में भोग शब्द किसके लिए प्रयुक्त था? तो ग्राम के लिए। हर्ष के प्रशासन में ऊपरी किस स्तर का अधिकारी था? तो प्रांतीय स्तर का था। हर्ष काल में ताम्रपत्र का प्रयोग किस उद्देश्य से होता था? तो दान या नियुक्ति लेख के रूप में। हर्ष काल में कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो तांबे की मुद्रा प्रचलित थी। हर्ष की मुद्रा पर प्रमुखतः किस चित्र का अंकन था? तो गरुड़ का अंकन था। हुएन ने भारत की सामाजिक दशा कैसी बताई? तो समृद्ध और सुसंस्कृत। हुएन के अनुसार भारत की न्याय प्रणाली कैसी थी? तो धार्मिक नियम आधारित थी। हुएन ने किसे शांति का राजा कहा? तो हर्षवर्धन को कहा। हर्ष का शासन किस प्रकार का था? तो सामंती व्यवस्था टाइप का था। हर्ष के समय में उत्तर भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक इकाई थी? तो भोग, पाटक, ग्राम, ये सब टाइप के थे। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की क्या स्थिति थी? विघटन और अराजकता। हर्ष का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका कोई पुत्र था ही नहीं, तो इसलिए उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, वो निसंतान था। गुप्तोत्तर काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो राजनीतिक विघटन। तो इस तरह से 100 MCQs कंप्लीट होते हैं। अब बाकी के 50 MCQs करते हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर किस शासक ने अधिकार कर लिया था? तो यशोवर्मन ने कर लिया था। यशोवर्मन के दरबार में किस कवि ने गौरवह की रचना की थी? तो वाकपति ने की थी। गौरवह किस भाषा में लिखा गया था? तो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। यशोवर्मन ने किस वर्ष अपने मंत्री को चीन भेजा था? तो 731 ईस्वी में। चीन में यशोवर्मन का मंत्री किस सम्राट के दरबार में गया? तो हेन शुंग के दरबार में। देख लो, ये हुएन नहीं है, हेन शुंग है, और हुएन सम्राट नहीं था, वो यात्री था। यशोवर्मन के समकालीन कश्मीरी शासक का नाम क्या था? तो ललितादित्य नाम था। भवभूति किस शासक के दरबार में नाटककार थे? तो यशोवर्मन के दरबार में थे। भवभूति का मालती माधव कितने अंकों का नाटक है? तो 10 अंकों का नाटक है। उत्तर रामचरित में किसका जीवन चित्रित है? तो राम जी का। त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 शक्तियों के बीच हुआ? तो राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष कब आरंभ हुआ? तो 8वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ और 150 वर्षों तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष कितने वर्षों तक चला? तो 150 वर्षों तक चला। कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष के समय कौन सा वंश शक्तिहीन था, जो कि उस समय कौन सा वंश, पहले पूछ रहा कौन सा वंश आसीन था जो कि शक्तिहीन था? तो आयुध वंश था। उसके कौन से 2 भाई थे? इंद्रायुध और चक्रायुध। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंत तक किसकी विजय हुई? तो काइंड ऑफ प्रतिहारों की विजय हुई थी, क्योंकि तुम देखो मिहिर भोज ने जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था, और हर बार भले ही राष्ट्रकूट जो है वो आकर ऊपर पाल प्रतिहार सबको हरा देते थे, लेकिन फिर जैसे वो दक्षिण में जाते थे तो फिर ऊपर खाली हो जाता था, तो प्रतिहार जो है एक्वायर कर लेते थे। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रथम चरण किनके बीच हुआ? तो वत्सराज, धर्मपाल और ध्रुव प्रथम के बीच हुआ। वत्सराज ने किसे पराजित किया था? तो इंद्रायुध को भी किया था और धर्मपाल को भी किया था। तो ए और सी दोनों होगा। वत्सराज को किसने हराया? तो ध्रुव प्रथम ने हराया था, नीचे से यानी दक्षिण से आके। राष्ट्रकूट किस क्षेत्र की पहली शक्ति थी जिसने उत्तर भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया? तो ऑब्वियस सी बात है दक्षिण भारत की। और इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जा सकता है कि दक्षिण भारत की पहली शक्ति कौन सी थी जिसने, मतलब पूर्व मध्यकाल में, जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया? तो वो थी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों में कौन था? वो ध्रुव प्रथम थे। चक्रायुध और इंद्रायुध किस वंश से थे? तो आयुध वंश से थे। धर्मपाल ने किसका समर्थन किया था? तो चक्रायुध का समर्थन किया था। वत्सराज ने किसका पक्ष लिया था? तो इंद्रायुध का लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जानकारी किन ताम्रपत्रों से मिलती है? तो संजन ताम्रपत्र से मिलती है। धर्मपाल की पराजय का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो ग्वालियर अभिलेख में। कौन सा राष्ट्रकूट शासक त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था?
तो इसमें अगर तुम देखो तो लगभग सभी ही शामिल थे ही। लेकिन एक इंद्र तृतीया जो है ये भी लास्ट में मतलब लास्ट में ये भी शामिल था, लेकिन इसे जो है अगर बाकी चारों को अगर कंसीडर किया जाए तो इसको हम कम मान सकते हैं, क्योंकि ये चौथे पांचवें चरण में। मिहिर भोज किस वंश से संबंधित था? तो प्रतिहार से संबंधित था। गुप्तोत्तर काल में समाज किस प्रकार का था? तो वर्ण व्यवस्था आधारित था। गुप्तोत्तर समाज में शूद्रों की स्थिति कैसी थी? तो एकदम दासों जैसी स्थिति थी, लेकिन फिर भी जो है वो लोग कृषि कर्म वगैरह करते थे, तो वो लोग वैश्यों के बराबर आते थे, और वैश्यों की स्थिति भले ही थोड़ा गिर गया था। गुप्तोत्तर समाज में वैश्य वर्ग का मुख्य कार्य क्या था? तो व्यापार व कृषि। अब देख रहे हो दोनों का, शूद्रों का भी यही है व्यापार कृषि, और वैश्यों का भी यही है, इसलिए दोनों समान समझे जाते। इस काल में जाति प्रथा का स्वरूप कैसा था? तो बहुत कठोर था। गुप्तोत्तर काल में सती प्रथा कैसी स्थिति में थी? तो सीमित रूप में प्रचलित थी। स्त्रियों की शिक्षा का स्तर कैसा था? तो सामान्यतः स्त्रियां अशिक्षित ही होती थी। स्त्रियों की संपत्ति में अधिकार कैसा था? तो सीमित अधिकार थे, लेकिन ये भी था कि जैसे कि जो उच्च वर्ग में तो जाहिर सी बात है नहीं था, लेकिन निम्न वर्ग की जो स्त्रियां थी वो लोग कृषि कर्म भी वगैरह भी करती थी, तो इसलिए वो लोग जो है थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम उन लोगों को मिला हुआ था, इसलिए सीमित अधिकार माना जा सकता है। इस काल में बाल विवाह की स्थिति कैसी थी? तो बाल विवाह बहुत सामान्य प्रथा थी इस टाइम पे। गुप्तोत्तर काल में विवाह किस पर आधारित था? तो वर्ण और गोत्र पर आधारित था। इस युग में कौन सा धर्म विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ? तो तांत्रिक मत। और तांत्रिक मत में तुम्हारा शैव भी आ जाएगा, वैष्णव भी आ जाएगा, उसके बाद फिर तुम्हारा जैसे बौद्ध में वज्रयान हो गया, ये सब भी जो है तांत्रिक में था। तांत्रिक मत में किसकी प्रमुखता थी? तो शक्ति उपासना जो थी। गुप्तोत्तर काल में किस भाषा में सर्वाधिक साहित्य लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। अपभ्रंश साहित्य का संबंध किससे है? तो संस्कृत से हिंदी की तरफ। अपभ्रंश किसका पूर्ववर्ती रूप है? तो हिंदी का जो पूर्ववर्ती रूप है उसी को अपभ्रंश कहते हैं। गुप्तोत्तर काल में व्यापार की दशा कैसी थी? तो कुछ गिरावट आ गई थी, क्योंकि मध्य एशिया से व्यापार कट गया था, सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया से होता था। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा किस कारण कम हो गई थी? तो राजनीतिक विघटन के कारण। व्यापारिक गिरावट का मुख्य कारण क्या था? तो आंतरिक संघर्ष और अस्थिरता। इस युग में प्रमुख औद्योगिक उत्पादन क्या था? तो वस्त्र था। शिल्पकारों की स्थिति कैसी थी? तो सामान्य व स्वतंत्र थी। किस वर्ग ने शिल्प उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो शूद्रों ने। कृषक किसके अंतर्गत काम करते थे? तो ग्राम सभा के अंतर्गत काम करते थे। सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? तो कूप था, कूप। किस समुदाय ने व्यापार को नियंत्रित किया? तो वैश्य ने किया। ताम्रपत्रों में दान का उल्लेख किस प्रकार होता था? तो श्लोकों में होता था। गुप्तोत्तर काल में धर्म एवं संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो समन्वय और सहिष्णुता। तो इस तरह से हमारे 150 MCQs कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट डे के लिए टॉपिक रहेगा हमारा पूर्व मध्यकाल के राजवंश। जब भी आप MCQs प्रैक्टिस करना शुरू करें तो एक पेपर और पेन लेकर बैठें और 100 MCQs में से आपके कितने सही हो रहे हैं इसको ज़रूर चेक करें और अपना स्कोर कमेंट करें, ताकि मैं भी आपके प्रोग्रेस को देख सकूं। बाकी रोज़ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट डे का टॉपिक बता दिया करूंगा और आपको हर एक सोर्स से उतना पढ़ के आना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।